हेलो बच्चों। बच्चों आज हम क्लास 11 की अकाउंटेंसी का सेकंड चैप्टर कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग समझेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, यानी अकाउंटिंग के कुछ ऐसे टर्म्स जो कि थ्रू आउट द अकाउंटिंग हम लोग यूज़ करेंगे। तो आज हम सिर्फ उनकी एक अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि कौन से टर्म का क्या मीनिंग होता है और किस तरह से हमें उसको ट्रीट करना है। तो बच्चों पहला टर्म है हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये कहता है कि अ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस दैट चेंजेस इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। यानी कि कोई भी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस में जिसकी वजह से बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पे कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़े, कहीं ना कहीं से चेंज हो, तो उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम लोग कह सकते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर हमने गुड्स परचेज किए, कुछ सामान परचेज किया हमने, तो भाई बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पे इफेक्ट पड़ा ना। तो इस ट्रांजैक्शन को, जो हमने ट्रांजैक्शन किया, सामान परचेज किया है, गुड्स परचेज किए हैं, उसे हम लोग कहेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन। ओके बच्चों। नाउ नेक्स्ट हमारा टर्म है इवेंट। इवेंट क्या होता है भाई? तो एन इवेंट इज द कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। मतलब इवेंट किसी भी ट्रांजैक्शन का रिजल्ट होता है। यानी हमने यहाँ पे ट्रांजैक्शन किया, परचेज किया, तो इसका रिजल्ट क्या होगा भाई? इसका रिजल्ट से होगा ये कि अगर हम परचेज करेंगे तो हो सकता है हमारा कैश जो है, भाई कुछ पैसे दे के ख़रीदा होगा, तो कैश हमारा कम हो जाएगा, डिक्रीज़ कर जाएगा। तो ये इवेंट है हमारे इस ट्रांजैक्शन का, रिजल्ट है कि हमने परचेज़ की, ट्रांजैक्शन किया परचेज इसका, तो हमारा कैश कम हो गया। अच्छा बच्चों, इसके बाद हमारा आता है थर्ड टर्म वाउचर। वाउचर क्या कहता है? वाउचर इज़ अ डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड द ऑथराइजेशन टू पे एंड ऑन द बेसिस ऑफ विच ट्रांजेक्शन्स आर एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब बच्चों होता क्या है कि वाउचर क्या है, जैसे कि अगर हम लोग सिंपल भाषा में समझें, तो आप कहीं भी कुछ सामान लेने गए तो आपको एक इन्वॉइस रिसिप्ट मिलेगी। वो पर्सन आपको एक रिसिप्ट दे देता है कि हाँ भाई इतने इतने का आपने सामान खरीदा। या और इजी लैंग्वेज में हम लोग समझे तो आपने कुछ सामान ऑर्डर किया, कुछ सामान खरीदा, तो आपको एक बिल मिल जाता है। इसी बिल को हम लोग, इस तरह के बिल हों, चाहे इन्वॉइस हो, चाहे रेसिट हो, इस सब को हम लोग वाउचर की कैटेगरी में डालते हैं अकाउंटेंसी में। अब वाउचर के अकाउंटेंसी में इंपॉर्टेंस क्या है? वाउचर की वजह से ऑथराइजेशन होता है पे करने का। यानी कि अगर आपके पास बिल है, अगर किसी पर्सन ने आपको बिल दिया है तभी तो आपसे पेमेंट मांग पाएगा। आप किसी रेस्टोरेंट में गए, आपने कुछ फूड खाया, आपने खाना खाया, वहाँ पे वो आपको बिल देगा, तब आप पे करोगे। बिना बिल के वो आपसे पे करने के लिए नहीं कह सकता। ठीक, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वाउचर का, वो क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ विच ट्रांजेक्शन्स आर एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट्स में कोई भी ट्रांजेक्शन जो हम रिकॉर्ड करेंगे, तो हम किसी वाउचर के बेसिस पे ही रिकॉर्ड करेंगे। यानी कि अगर मेरे पास 10,000 के वाउचर्स हैं, 10,000 के बिल हैं, तो मैं 10,000 के ही ट्रांजेक्शन्स एंटर कर सकता हूँ। अगर मैंने 2,000 के ट्रांजेक्शन्स ऐसे किए जिन पे मैंने वाउचर या बिल नहीं दिया है किसी को, तो मैं उसे एंटर नहीं कर सकता। क्योंकि अकाउंटेंसी कहती है आप जो भी एंटर करिए, उसका एक प्रूफ होना चाहिए कि एक्चुअली में वो ट्रांजैक्शन हुआ भी है भाई, तभी वाउचर मांगती है अकाउंटेंसी। बिना वाउचर के अकाउंटेंसी कहती है आप कोई भी ट्रांजैक्शन एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि बिना वाउचर के आप कैसे प्रूफ करोगे कि वो ट्रांजैक्शन एक्चुअली में हुआ है या सिर्फ मेरे मन का बनाया हुआ है। ओके बच्चों, तो ये था वाउचर। इसके बाद आता है कैपिटल। इट रिफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस एंटरप्राइज। अब पहले तो प्रोप्राइटर समझ लें कौन है। तो भाई प्रोप्राइटर होता है बिजनेस का ओनर। अब बिजनेस का ओनर जो भी अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, जितना भी पैसा या कुछ भी किसी भी फॉर्म में कुछ अमाउंट अगर बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, उसे कहते हैं हम लोग कैपिटल। जैसे कि आज की डेट में मान लीजिए आपने अपने फ्रेंड के साथ कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया, तो उसमें आप लोग कुछ ना कुछ पैसा लगाओगे ना। जैसे आपने 5 लाख लगाए, आपके फ्रेंड ने 5 लाख लगाए, तो ये दोनों चीज़ें पैसे क्या कहलाएंगे? कैपिटल कहलाएंगे। या आपके फ्रेंड ने क्या किया? आपके फ्रेंड ने बिजनेस के लिए ऑफिस का एक अरेंजमेंट कर दिया, ये ऑफिस में फर्नीचर का अरेंजमेंट कर लिया, तो ये सब चीज़ें क्या कहलाई? कैपिटल लगाया है आप लोग ने। जो भी अमाउंट बिजनेस में लगाया वो सब कैपिटल होगा। अच्छा, फिर बात आती है असेट्स की। असेट्स क्या है? एनीथिंग विच इज़ इन द पोजीशन और इन द प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज इंक्लूडिंग द अमाउंट ड्यू टू इट फ्रॉम अदर्स इज कॉल्ड एन एसेट। बच्चों एसेट का सिंपल डेफिनेशन, सिंपली अगर हम लोग समझें उसको, तो कोई भी ऐसी चीज़ जिससे इन फ्यूचर मुझे किसी भी तरह का फ़ायदा होगा, चाहे मुझे पैसे मिलें या किसी पेमेंट में छूट मिले, वो सारी चीज़ें मेरी असेट हैं। और असेट की एक खासियत होती है कि वो कंपनी की प्रॉपर्टी होती हैं, हमारे बिजनेस एंटरप्राइज की प्रॉपर्टी होती हैं, और हम उसे पजेस कर सकते हैं, यानी हम उसे ओन कर सकते हैं। जैसे कि इसको हम लोग इस तरह से समझ लेते हैं, जैसे बच्चों आज आपके पास अगर मोबाइल है, तो कहीं ना कहीं आप ये जानते हो कि अगर इन केस कल की डेट में आप इसे बेचोगे मोबाइल को, तो कुछ ना कुछ आपको पैसा मिल जाएगा इससे।
5,000 में बिके, 10,000 में बिके, 30,000 में बिके, कितने में बिके, कुछ ना कुछ पैसा आपको मुझसे मिलेगा। तो मोबाइल एक काइंड ऑफ असेट है आपके लिए कि फ्यूचर में आपको कुछ ना कुछ रिटर्न इससे मिलना ज़रूर है। ठीक है। अब एसेट्स कुछ टाइप्स के होते हैं। तो बच्चों पहला होता है फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट कौन सा है? दीज आर हेल्ड फॉर इन द बिजनेस फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड नॉट फॉर सेल। फिक्स्ड एसेट्स वो होते हैं जो हम दूसरे गुड्स या सर्विसेज को बनाने के लिए रखे हैं, सेल के लिए नहीं लिया है हमने। जैसे कोई कंपनी है जो मोबाइल बना रही है, कोई जो फर्म है जो मोबाइल बना रही है, उसने मोबाइल बनाने के लिए कुछ मशीन्स ली होंगी ना, तो मशीन उसके लिए एसेट है। क्यों? क्योंकि उसका जो मेन सामान है जिसको वो बेचती है, मेन उसका जो प्रोडक्ट है मोबाइल, वो उस मशीन से बना रही है फर्म। तो वो जो मशीन है वो है फिक्स्ड एसेट। अच्छा, फिक्स्ड एसेट की एक और क्वालिटी होती है, जैसा कि इसका नाम है फिक्स, ये फिक्स रहती है, ये मूव नहीं हो सकती। जो मशीन्स होती हैं वो कंपनी इधर से उधर बार बार मूव नहीं कर सकती, एक बार जहाँ फिक्स हो गई वो फिक्स हो गई। तो ये होती है फिक्स्ड एसेट। ये कंपनियों के पास नॉर्मली ज़्यादा टाइम के लिए रहती हैं। अच्छा, फिर दूसरा एसेट होता है बच्चों करंट एसेट। करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जो कि या तो आप सेल के लिए ले रहे हो या फिर 1 साल के अंदर आपके कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। कोई भी ऐसा एसेट जो 1 साल के अंदर आपका कैश में कन्वर्ट हो जाए उसे हम लोग कहेंगे करंट एसेट। जैसे कि अब अगर मोबाइल कंपनी की ही बात करें, उसने क्या किया, कुछ मोबाइल्स बनाए हैं, तो वो ये जानती है कि हम इस जितने भी हमने मोबाइल बनाए हैं 1 साल के अंदर अंदर लगभग हम सभी को सोल्ड आउट कर देंगे। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूँ वो सारे मोबाइल 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वो जितने भी मोबाइल्स हैं, वो जितना भी सामान है, वो सब हो गया कंपनी के करंट एसेट्स। ओके बच्चों। अब आता है लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स आर दोज ईदर इन द फॉर्म ऑफ कैश और कैन बी क्विकली कन्वर्टेड इनटू कैश। लिक्विड एसेट्स वो होते हैं जो या तो ऑलरेडी कैश के फॉर्म में है या वो तुरंत कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं बहुत जल्दी। जैसे कि एग्जाम्पल मैं कह सकता हूँ इसमें सबसे अच्छा चेक। चेक कैश की फॉर्म में नहीं है, बट मैं इसको अभी बैंक में दूँ, अभी बैंक मुझे चेक कैश दे देगा। तो ये हो गया मेरे लिक्विड एसेट। फिर बच्चों आते हैं वेस्टिंग एसेट्स। वेस्टिंग एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर कंज्यूम्ड थ्रू बीइंग यूज्ड, एग्जांपल माइंस। लिक्विड वेस्टिंग एसेट्स बच्चों वो एसेट्स हैं जो हम जैसे जैसे यूज़ करते जाएंगे वैसे वैसे वो कम होते जाएंगे, कंज्यूम होते जाएंगे, खर्च होते जाएंगे। ऐसे एसेट्स हमारे वेस्टिंग एसेट्स कहलाते हैं। जैसे आज के टाइम में हम लोग कह सकते हैं माइंस हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो आप लोग ने अभी रिसेंट में न्यूज़ चला होगा कि भाई कोल माइंस में कोल ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। तो यानी कि कोल हमारा कैसा एसेट है? वेस्टिंग एसेट है हमारी कंट्री का। हम जैसे जैसे इसको यूज़ करते जा रहे हैं वो कम होता जा रहा है। अच्छा, फिर बच्चों लास्ट एसेट हमारा है फिक्टिशियस एसेट्स। दीज आर द एसेट्स विच कैन नॉट बी रियलाइज इनटू कैश और नो बेनिफिट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम देम। ये एसेट्स वो एसेट होते हैं बच्चों जो एसेट्स की तरह दिख तो रहे हैं हमारी बैलेंस शीट में, हमारी बुक्स में, अकाउंटिंग में एसेट की तरह लिखे तो होंगे, बट एक्चुअली में इनसे कोई हमें फ़ायदा मिलेगा नहीं। जैसे कि एक एसेट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, डेबिट बैलेंस अगर होगा तो हम इसको एसेट में शो करते हैं, बट एक्चुअली में हमें इससे कोई पैसे मिलते नहीं है। इस फिक्टिशियस एसेट्स को आगे हम लोग जैसे जैसे पढ़ेंगे तो हम लोग और बेटर समझ पाएंगे इसको जब इसके चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम लोग को ये समझना है फिक्टिशियस में कि क्योंकि इनका नाम है फिक्टिशियस, तो ये सिर्फ नाम के एसेट्स हैं, काल्पनिक एसेट्स हैं बच्चों, इनसे कुछ मिलेगा नहीं, ये सिर्फ हमारे एसेट्स की तरह दिख रहे हैं। अच्छा, तो ये तो थे सारे एसेट्स के टाइप। अब इसके बाद आती है हमारी लाइबिलिटी। भाई लाइबिलिटी क्या होती है? लाइबिलिटी को मैं कहता हूँ बच्चों कि लाइबिलिटी कुछ नहीं है, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी का दूसरा नाम है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो भैया, अभी या इन फ्यूचर, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो उसे लाइबिलिटी कहेंगे। अच्छा, इट रिफर्स टू द अमाउंट विच द फर्म ओज टू आउटसाइडर्स। लाइबिलिटी वो कोई भी जगह, लाइबिलिटी असेट की जस्ट उल्टी। असेट क्या है? फ्यूचर में हमें किसी भी तरीके से या तो उसके थ्रू पैसे मिल जाएंगे या पेमेंट में कोई छूट मिल जाएगी, यानी फ़ायदा है भैया एसेट से। लाइबिलिटी क्या है? लाइबिलिटी कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से मुझे फ्यूचर में पैसे खर्च हो जाएंगे, ठीक, या मेरा कोई पेमेंट बढ़ जाएगा, वो मेरी लाइबिलिटी है। एग्जाम्पल अगर हम लोग लें ना, तो एग्जाम्पल हम लोग ये कह सकते हैं कि सैलरी ड्यू जो हो रखी हैं, जिसको कि हम लोग प्रॉपर वर्ड कहें तो आउटस्टैंडिंग, या एक और लें सबसे इजी जो बच्चे समझ जाएंगे वो है बैंक लोन। हमने आज किसी बैंक से लोन ले लिया कितनी भी अमाउंट का, अब ये बैंक लोन क्या है? फ्यूचर में मुझे इसको पे करना पड़ेगा ना भाई, वापस करना पड़ेगा, यानी कि पैसे खर्च होंगे मेरे। तो बैंक लोन मेरे लिए लाइबिलिटी है, ये बैंक लोन लाइबिलिटी है मेरे लिए। ठीक है बच्चों, तो लाइबिलिटी कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से मुझे फ्यूचर में पेमेंट करनी पड़ जाए। चलिए, इसके बाद बच्चों आता है हमारा लाइबिलिटी के भी कुछ टाइप्स हैं, आइए देखते हैं।
पहली होती है इंटरनल लाइबिलिटी। ऑल अमाउंट्स विच अ बिजनेस एंटिटी हैज़ टू पे टू प्रोप्राइटर और ओनर्स आर कॉल्ड इंटरनल लाइबिलिटीज़। वो जितने भी अमाउंट अगर किसी भी बिजनेस को अपने ओनर्स को पे करने हैं, इंटरनल मेंबर्स को पे करने हैं, तो वो इंटरनल लाइबिलिटी है। ठीक है बच्चों। अच्छा, और एक्सटर्नल लाइबिलिटी क्या है? ऑल अमाउंट विच अ बिजनेस एंटिटी हैज़ टू पे टू आउटसाइडर्स। किसी बिजनेस एंटिटी को बाहर वालों को, आउटसाइडर्स को जो पैसे पे करने हैं, जो अमाउंट पे करना है, वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। अच्छा, अब बच्चों इसके बाद आता है हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स रिफर टू द अमाउंट रिसीवेबल ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। बच्चों, अगर हम लोग अपनी बिजनेस एंटरप्राइज जब होती है तो उसमें कुछ काम क्या होता है, कोई भी बिजनेस कंटिन्यूसली परचेजेस या सेल्स करता रहता है। ठीक है। अब क्या होता है, अब हम जब सेल्स करेंगे तो ज़रूरी तो नहीं है सारी सेल्स हम कैश पे कर दें। कोई कोई कस्टमर हमारे पास ऐसे भी आएंगे जो कहते हैं कि भैया अभी हमको सामान दे दो, हम तो तुम्हारे यहाँ से रेगुलरली ले जाते हैं, 1 महीने बाद हम पेमेंट कर देंगे। तो जो लोग, कोई भी अगर हमने ऐसी सेल की किसी भी पर्सन को, चाहे हमने गुड्स सेल किए हों चाहे सर्विसेज दी हों, जिससे मुझे अभी पैसे नहीं मिले हैं, वो सारी चीज़ें आती हैं ट्रेड रिसीवेबल के अंदर। उस तरह की जितनी भी सेल्स होंगी जिसकी मुझे तुरंत कैश नहीं मिला, यानी कि कैश नहीं मिला, तो यानी कि वो सारी की सारी सेल जो हैं वो हो गई क्रेडिट पे बच्चों। किस पे हो गई? क्रेडिट पे हो गई, मैं कह सकता हूँ। तो जितनी भी सेल हम क्रेडिट पे कर देते हैं बिजनेस में, उन सेल के बदले में, उन सारी सेल के बदले में हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल कलेक्ट हो जाएंगे। अब ट्रेड रिसीवेबल दो तरीके का कलेक्ट होते हैं, एक से दो पार्ट हैं हम लोग कह सकते हैं। एक पहला पार्ट होता है हमारा डेटर, टू होम गुड्स और सर्विसेज आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। डेटर क्या है? जैसे कोई पर्सन है, मेरी बिजनेस है, कोई पर्सन मेरा कस्टमर कोई मेरे पास आया भाई, उसने कहा कि हमें ये सामान चाहिए, हमने दे दिया। उसके बाद उसने कहा कि भैया हम 1 महीने बाद पेमेंट करेंगे आपको। हमने कहा ओके भाई, रेगुलर कस्टमर था, मना थोड़ी करूँगा। तो वो आदमी, अगर उस आदमी का नाम था मान लीजिए राम, तो अब क्योंकि मैंने इसको सेल की है, लेकिन इसने कहा है मैं जो आपको पैसे दूंगा वो आफ्टर 1 मंथ पे करूँगा, तो 1 मंथ तक राम को मैं कहूँगा कि ये मेरे लिए डेटर है। क्या है? डेटर है, क्योंकि मैंने इसको अभी गुड सोल्ड किए हैं क्रेडिट पे, और इससे 1 मंथ बाद पेमेंट मिलेगा। तो कोई भी ऐसा कस्टमर जिसको हमने सामान बेच दिया क्रेडिट पे और उसने कहा भैया बाद में पैसे देंगे, तो वो डेटर कहलाएगा मेरा। अच्छा, इसके बाद क्या होता है? बिल्स रिसीवेबल क्या है? बिल्स रिसीवेबल भी एक तरीके का डेटर ही है, बस इसमें होगा क्या कि इसमें क्या होता है, जैसे यही राम जी थे, मान लीजिए अगले दिन मेरे पास श्याम आए, राम के भाई आए श्याम, इन्होंने भी मुझसे सामान लिया, लेकिन इन्होंने भी मुझसे कहा कि मैं 1 मंथ बाद पेमेंट करूँगा। लेकिन इन्होंने खाली इतनी बात नहीं कही, इन्होंने कहा कि आप एक काम करिए, 1 महीने बाद मैं आपको एक बिल बना के दे रहा हूँ, एक बिल बना के दिए दे रहा हूँ, उस पर मैं साइन किए दे रहा हूँ, 1 मंथ बाद आप ये बिल मेरे पास लाइएगा, मैं आपको ये बिल पे पेमेंट कर दूंगा आपके पैसे का। तो यानी कि श्याम जी ने हमसे जितना भी सामान खरीदा उसके बदले में उन्होंने हमें एक बिल दे दिया कि भैया, उन्होंने कहा कि 1 महीने बाद मैं ये बिल अगर श्याम जी को दिखाऊंगा तो श्याम जी हमें पेमेंट कर देंगे। तो क्योंकि अब श्याम जी ने बिल दे दिया, तो अब श्याम जी को मैं डेटर नहीं बनाऊंगा, अब श्याम जी को नाम नहीं लिखूंगा, अब मैं पकड़ के रखूंगा बिल को, और इस बिल को, जिस बिल के थ्रू मुझे पैसे मिलेंगे, उस बिल को मैं कहूँगा बिल्स रिसीवेबल। ओके बच्चों, तो ये दो तरह के ट्रेड रिसीवेबल होते हैं। ट्रेड रिसीवेबल यानी ट्रेड करते समय जो भी ऐसी चीज़ें क्रिएट हो जिसकी वजह से मुझे रिसीव करना हो पैसा, वो सब ट्रेड रिसीवेबल कहलाएंगे। एक था डेटर्स, इनसे भी मुझे पैसे रिसीव करने थे 1 महीने बाद, बस यहाँ पे राम जी से खुद तो मुझे लेने पड़ते जाके। बिल्स रिसीवेबल वो थे जिसमें श्याम जी हमें खुद, उन्होंने कहा कि हमसे मत लो, ये बिल दिखा देना, तुमको पेमेंट हो जाएगी। तो ये दो तरह के ट्रेड रिसीवेबल होते हैं। अच्छा, इसका जस्ट अपोजिट होता है बच्चों ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल इज द अमाउंट पेएबल ऑन द अकाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज्ड। अब जैसे कि राम और श्याम जी आपसे सामान खरीद के ले गए थे, हमसे सामान खरीद के ले गए थे, तो राम और श्याम जी से हमें पैसे लेने थे, तो राम और श्याम जी को हमने कह दिया भैया ये तो ट्रेड रिसीवेबल का पार्ट है। अब कोई ऐसा पर्सन जिससे हम क्रेडिट पे सामान परचेज करके ले आए, हम भी तो कर सकते हैं वाला काम। तो हम किसी से गुड्स या सर्विसेज परचेज कर ली हमने, किस पे बच्चों? क्रेडिट पे। क्रेडिट पे मतलब मैंने उससे कहा है कि पैसे बाद में दूंगा भैया, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, जब भी। तो वो, अब मैं ये कह सकता हूँ कि मैं उसका ट्रेड पेएबल का पार्ट बन गया हूँ, वो पर्सन मेरी ट्रेड पेएबल बन गया। सॉरी, अगर हमने किसी से भी सामान क्रेडिट पे परचेज़ किया तो वो पर्सन मेरी ट्रेड पेएबल का पार्ट बन गया। क्यों ट्रेड पेएबल? क्यों? क्योंकि मैंने उससे ट्रेड की है और इस ट्रेड की वजह से मुझे उसको पे करना है, उसे अमाउंट पे करना है भाई, मैं उसको पे करूँगा, सामान खरीद के लाया हूँ, तो वो मेरा ट्रेड पेएबल का पार्ट बन गया। ट्रेड पेएबल के भी दो पार्ट हैं, एक है क्रेडिटर, एक है बिल्स पेएबल। क्रेडिटर मतलब
अगर मैं किसी पर्सन से सीधे सीधे परचेज कर लाया गुड्स और सर्विसेज और मैं उसको खाली इतना बोल के आ गया कि हमसे 1 महीने बाद जो है ले लेना। जैसे मान लो रमेश रमेश कोई सप्लायर था, मैं उससे गुड्स परचेज़ करके ले आया, सामान परचेज़ करके ले आया। मैंने कहा भैया 2 महीने बाद पेमेंट करूँगा। तो रमेश मेरा क्रेडिटर हो गया, मतलब मुझे रमेश को 2 महीने बाद पेमेंट करनी है, तो 2 महीने तक रमेश मेरा क्रेडिटर है। ठीक है, क्रेडिटर क्यों है? क्योंकि मैं इससे क्रेडिट पे सामान लेके आया हूँ। अच्छा, और अगर मैंने मान लो इसी रमेश को परचेज़ करने के बाद, सामान क्रेडिट पे परचेज़ करने के बाद, मैंने रमेश को ये तो बोला ही होता कि 2 महीने तक बाद पेमेंट करूँगा, प्लस मैं रमेश को क्या कर देता, एक बिल पकड़ा देता। जैसे हमको यहाँ पे श्याम जी ने पकड़ाया था, मैं रमेश को एक बिल पकड़ा देता कि रमेश भैया एक काम करिएगा, ये बिल हमें दिखाइएगा, हम आपको पेमेंट कर देंगे 2 महीने बाद। तो रमेश जी खुश हो जाते। खुश क्यों जाते? भाई उनके हाथ में अब बिल मिल गया, उनको गारंटी हो गई कि अब वो बिल ये दिखाएंगे ना तो इस बिल का पेमेंट होना है। अगर मैं नहीं भी होऊंगा 2 महीने बाद अपने घर पे, तो भी ये बिल देख के मेरा अकाउंटेंट उनको पे कर देगा। तो ये बिल पेएबल हो गया। पेएबल क्यों? क्योंकि इस बिल के लिए मुझे पे करना है, तो ये बिल कहलाएगा बिल पेएबल। और इस बिल से मुझे रिसीव हो रहा था, तो ये बिल कहला रहा था बिल रिसीवेबल। तो बच्चों ये बेसिक से डिफरेंस हैं और नॉर्मल चीज़ें हैं। ठीक है, तो ट्रेड पेएबल के 2 पार्ट, क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल। क्रेडिटर वो कि अगर हम सीधे सीधे सामान किसी से परचेज़ कर रहा है क्रेडिट पे, पैसे नहीं दिए, हमने कहा 1 महीने बाद देंगे, तो वो मेरा क्रेडिटर हो गया। लेकिन अगर भैया हमने उसी पर्सन को बिल पकड़ा दिया कि 1 महीने बाद तुम ये बिल लेके आ जाना तो हम पैसे दे देंगे, तो वो बिल्स पेएबल हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब हम इतनी देर से कहना है गुड्स खरीदे गुड्स बेचे, गुड्स खरीदे गुड्स बेचे। गुड्स होता क्या है? तो गुड्स क्या है? गुड्स इंक्लूड ऑल दो थिंग विच आर परचेज फॉर रीसेल। कोई भी बिजनेस फर्म, कोई भी बिजनेस एंटिटी जो जितनी भी चीज़ें रीसेल के पर्पज़ से खरीद रही है, कि उसको पता है मैं ये दोबारा रीसेल करूँगी, ठीक है, उसे गुड्स कहेंगे। जैसे कि अगर कोई पर्सन है जो कि क्या करता है, पेन बेचता है, कोई शॉप है स्टेशनर्स की, वो पेन बेचती है, ठीक, वो जितने भी पेन खरीद रही है उसे पता है वो बेचने के लिए खरीद रही है, अपने यूज़ के लिए नहीं खरीद रही है, तो वो सारे पेन उसके गुड्स की कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि उसने वो सब बेचने के लिए खरीदे, अपने यूज़ के लिए नहीं खरीदे। परचेजेस क्या? परचेजेस इट रिफर्स टू द परचेजेस ऑफ गुड्स। परचेजेस मतलब क्या होता है भाई, जब हम जो भी गुड्स खरीदेंगे ना, अकाउंटेंसी में हम गुड्स खरीदने को हमेशा परचेजेस नाम से लिखेंगे। यानी अकाउंटेंसी में कहीं भी अगर लिख के मिल गया परचेजेस, मतलब वो किस चीज़ की परचेज है? गुड्स की। गुड्स मतलब जिन सामान में हम डील करते हैं, जिन सामान को हम बेचते हैं, वो हमने खरीदे होंगे, तभी परचेजेस कहला रही है वो। अच्छा, परचेजेस रिटर्न क्या? भाई ये भी तो हो सकता है, हम कुछ परचेज़ करके लाएँ, सप्लायर से कुछ सामान परचेज़ करके लाए, कुछ गुड्स हमने परचेज़ किए और वो ख़राब निकल गए, तो हम उसको वापस कराएंगे कि भैया ये सामान तो आपका गड़बड़ था, ये हम नहीं रखेंगे, आप दूसरा दे दीजिएगा, या हमने वापस कर दिया। तो ये हमने जो परचेजेस की थी उसको रिटर्न कर दिया। इसको हम लोग कहेंगे परचेजेस रिटर्न। अच्छा, परचेजेस रिटर्न का एक नाम और होता है बच्चों, रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड। अब ये रिटर्न आउटवर्ड क्यों है? देखो, रिटर्न तो इसलिए क्योंकि ये परचेजेस रिटर्न है, और आउटवर्ड क्यों है? क्योंकि सामान रिटर्न होके कहाँ जा रहा है? हमारी फर्म से बाहर जा रहा है। रिटर्न होके सामान हमारी फर्म से बाहर ही तो जाएगा, तो इसलिए रिटर्न आउटवर्ड है। अच्छा, अब बच्चों आता है हमारा सेल्स। सेल्स क्या है? इट मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप और गुड्स और सर्विसेज टू कस्टमर्स फॉर अ प्राइस। सेल का मतलब है किसी भी गुड या सर्विस की ओनरशिप ट्रांसफ़र करना किसी एक प्राइस को लेके। ठीक, सेल का मतलब सब बच्चों को वैसे मालूम है, बस अकाउंटिंग में इसकी डेफिनेशन ये होती है कि सेल तब मानी जाएगी जब आप किसी चीज़ की ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दें कुछ एक प्राइस पे। जैसे कि आप मैं किसी शॉप पे गए, आपने पेन लिया उस पर्सन से, उसने कहा भाई 10 रुपये का है, 10 रुपये आपने इसको दिए, उसने आपको पेन दे दिया। अब उस पेन की ओनरशिप किसकी है? आपकी। अब वो पेन आपका हो गया। लेकिन जब तक आपने 10 रुपये नहीं दिए थे, तब तक भले आप उसको हाथ में लेके चेक करते रहें या कुछ भी करते रहें, आपके पास उस पेन की ओनरशिप नहीं है। वो पर्सन वापस मांग लेगा कि भैया या तो पैसे दो या पेन वापस करो। तो सेल मतलब किसी भी गुड या सर्विस की जब ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाए तब सेल पूरी होगी। ओनरशिप ट्रांसफ़र होनी बहुत ज़रूरी है। अगर मैं कह रहा हूँ मैंने सेल की, तो यानी कि अब उस चीज़ की ओनरशिप मेरे पास नहीं है, तभी मैं कहूँगा सेल हुई। मोबाइल आप लोग ख़रीद के लाते हैं तो शॉपकीपर की सेल होती है, तो उस मोबाइल की ओनरशिप आपके पास आ जाती है ना, आपके नाम का बिल दे देता है, तभी तो वो कहता है सेल हुई। अगर वो आपके नाम का बिल ना दे, खाली आप मोबाइल चेक कर रहे हो, तो क्या वो कह सकता है सेल है? नहीं, क्योंकि उसकी ओनरशिप अभी आपने ली नहीं है। ठीक, तो सेल ये होता है, बेचना कुछ भी। सेल्स रिटर्न क्या? कुछ कस्टमर क्या करते हैं, भैया हम सामान खरीद के किसी से लाए और क्या हुआ, हमने उसको वापस कर दिया। हमने किसी कस्टमर को सामान बेचा था,
और वो सामान गड़बड़ निकल गया तो अगले दिन आ जाएगा कस्टमर कि भैया ये क्या दिया है, ये तो ख़राब है, वो हमें वापस कर देगा उस चीज़ को। तो हमने जो सेल की और वो सेल वापस आ गई हमारे पास रिटर्न होके, तो इसे हम लोग कहेंगे सेल्स रिटर्न। अब क्योंकि ये जो रिटर्न हो रही है, ये इसमें सामान हमारी फर्म में वापस आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है? हमारी फर्म के अंदर आ रहा है वापस, तो इसलिए इसे कहते हैं रिटर्न इनवर्ड, कि ये वो रिटर्न है जिसमें सामान वापस आ रहा है, तो वो सेल्स रिटर्न है। जो सामान जिस रिटर्न में सामान वापस आए उसे रिटर्न इनवर्ड या सेल्स रिटर्न कहेंगे। जिस रिटर्न में सामान जाए उसे हम लोग कहेंगे रिटर्न आउटवर्ड या फिर परचेज रिटर्न। अच्छा बच्चों, इसके बाद आता है स्टॉक। स्टॉक क्या? हमने जो भी गुड्स हमने साल भर में खरीदे, जैसे स्टेशनरी शॉप ने क्या किया, 100 पेन्स खरीदे सेल करने के लिए, साल भर में वो सिर्फ 75 पेन्स सोल्ड कर पाया, 25 पेन उसके पास अनसोल्ड रह गए। कैसे रह गए बच्चों? अनसोल्ड रह गए। तो वो स्टेशनरी शॉप वाला कहेगा साल के एंड में कि मेरे पास स्टॉक कितना है, स्टॉक कितना है मेरे पास, 25 पेन्स का है। तो बच्चों फिर से एक बार उसको देख लेते हैं। किसी स्टेशनरी शॉप वाले ने 100 पेन्स खरीदे साल के स्टार्टिंग में, और उसने साल के एंड तक वो सिर्फ 75 पेन सोल्ड कर पाया। साल के एंड में उसके पास 25 पेन अभी भी बचे हुए हैं, तो ये कह सकते हैं हम कि इन 25 पेन जो अनसोल्ड बचे हैं ये उसका स्टॉक है उस शॉप का। ओके बच्चों, तो ये होता है स्टॉक, जो भी सामान आपके पास नहीं बिक पाया है साल के एंड तक। अच्छा, इसके बाद बच्चों एक टर्म आता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या है? इन्वेंट्री थोड़ी सी बड़ी चीज़ है। अब हम लोग एक डिफरेंस समझ लेते हैं कि जो ट्रेडिंग, दो तरह की कंसर्न होती हैं। हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल समझ लें, अगर दो तरह की कंसर्न होती हैं, एक होती है ट्रेडिंग कंसर्न बच्चों, और एक होती है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। कई सारे बच्चों को इसमें डिफरेंस पता होगा, और जिनको नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं हुई है, भैया हम बताने के लिए बैठे हैं। ट्रेडिंग कंसर्न क्या होती है? ट्रेडिंग कंसर्न में जो भी कोई भी ऐसी बिजनेस एंटरप्राइज जो पीछे से सामान ले रही है और आगे बेच रही है, मतलब उसने सप्लायर से परचेज किया प्रोडक्ट और आगे एज इट इज़ सोल्ड कर दिया, उसे हम लोग कहते हैं ट्रेडिंग कंसर्न। इसके एग्जांपल क्या से हैं? जैसे मेडिकल स्टोर्स हैं, वो क्या करते हैं, अपने सप्लाई उन्होंने शॉप से या डीलर से दवाइयाँ खरीदी, आगे एज इट इज़ दवाइयाँ बेच दी, तो ये कौन सी कंसर्न है? ट्रेडिंग कंसर्न है। वो उस प्रोडक्ट को लेने के बाद उसमें कोई चेंज नहीं करेगा। अगर आपको दवाई चाहिए, वो पीछे से दवाई खरीदता है आगे बेच देता है। या जनरल स्टोर, उसने पीछे से किसी अपने सप्लायर से ब्रेड खरीद के लाया और डेली उसने अपने कस्टमर को ब्रेड बेच दी, तो ये सब ट्रेडिंग कंसर्न है। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न क्या है? मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न वो होती हैं जो सामान को बना के बेच रही हैं। जैसे कि जैसे भी हम लोग मोबाइल कंपनी की बात कर रहे थे, मान लीजिए रेडमी, ये क्या करती है, ये छोटे छोटे कई सारे पार्ट्स खरीदती है, रॉ मटेरियल खरीद रही है, फिर उसके बाद मोबाइल बना रही है, फिर आगे सोल्ड कर रही है। यानी कि एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, जो कारपेंटर है वो क्या करता है, खरीदता क्या है, वुड। फर्नीचर सोल्ड करने के लिए वो वुड खरीदेगा, फिर वुड को क्या करेगा, प्रोसेस करेगा कई तरीके से, तब जाके उसका फर्नीचर बनेगा या चेयर बनेगी, वो उस चेयर को सोल्ड करेगा। तो ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। इसमें वो सिर्फ सामान जैसा खरीद रहा है वैसा ही नहीं बेच रहा है, इसमें वो सामान को खरीद के प्रोसेस करेगा फिर बेचेगा, तो ये होती है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। अच्छा, ट्रेडिंग कंसर्न के पास हमेशा होगा केवल स्टॉक। ट्रेडिंग कंसर्न जितने भी हैं उनके पास आपको सिर्फ स्टॉक मिलेगा, जितना भी सामान उनका साल के एंड में बच गया है वो सब स्टॉक है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में ऐसा नहीं होता। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में होती है इन्वेंट्री, और अब हम इन्वेंट्री पढ़ने जा रहे हैं। तो इन्वेंट्री क्यों कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में? इसके रीज़न कि भाई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में इन्वेंट्री होती है, तो इन्वेंट्री क्यों कह रहे हो, स्टॉक क्यों नहीं कह रहे हो? ट्रेडिंग को तो स्टॉक कह रहे थे, तो अभी समझते हैं। देखो इसमें क्या होता है, इसमें कई तरीके की चीज़ें होती होंगी मैन्युफैक्चरिंग वाले कंसर्न के पास जो बची होंगी। एक तो होगा रॉ मटेरियल, जैसे कि ये कारपेंटर था, उसने वुड खरीदा था ना, तो मान लीजिए उसने 10 लॉक्स खरीदे वुड के, साल भर में उसने 8 लॉक्स पे काम किया, बाकी के 2 लॉक्स अभी भी बचे हुए हैं, तो ये उसका क्या था, रॉ मटेरियल था। तो ये जो 2 लॉक्स उसके बचे हुए हैं, ये वो कहेगा भाई ये इतना तो मेरा रॉ मटेरियल बचा है, तो ये हो गया रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री। इसके बाद इन्वेंट्री होती है वर्क इन प्रोग्रेस की। वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, पार्टली फिनिश्ड गुड। पार्टली फिनिश्ड गुड्स जैसे ये 8 लॉक्स उसने लिए थे ना वुड के, इन 8 लॉक्स को पहले भाई वो कट करेगा, स्मूथ करेगा, फिर उसके बाद उसको असेंबल करेगा, तब जाके चेयर बनेगी ना। अब मान लीजिए उसने इन 8 लॉक्स के क्या किया, चेयर पूरी नहीं बन पाई है, आधी चेयर बन पाई है, असेंबल किए हैं, सारे पीसेस असेंबल नहीं हुए अभी, तो आधी चेयर बनी है। अब ये जो आधी चेयर बनी है ना, ये इसका पार्टली फिनिश्ड गुड है। इसको ये रॉ मटेरियल नहीं कह सकता, क्योंकि रॉ मटेरियल क्या था, वुडन लॉग्स।
चेयर ये जो इसने असेंबल कर दी है, इसने इन लॉग्स को प्रोसेस कर दिया ना, जब ये आधी चेयर बनी है तो अब ये इसकी रॉ मटेरियल नहीं है, ये इसको कहेगा वर्क इन प्रोग्रेस। तो साल के एंड में जितनी भी ऐसी चेयर्स रखी होंगी जो आधी बनी है, पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई है, कोई भी फर्नीचर जो आधा बना है पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया है, चाहे उसमें कुछ भी काम बचा हो, चाहे उसमें पॉलिशिंग का काम बचा हो, चाहे कुछ भी काम बचा हो, तो उसको हम लोग कहेंगे भाई वर्क इन प्रोग्रेस का इन्वेंट्री है वो, कि वो सामान की इन्वेंट्री है जो मेरा पूरा बना भी नहीं है और अब रॉ मटेरियल भी नहीं रह गया, क्योंकि मैंने कुछ तो प्रोसेसिंग उसमें कर ही ली है। अच्छा, तीसरी चीज़ क्या बच सकती है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के पास, वो होती है फिनिश गुड, यानी कि कुछ गुड्स ऐसे होंगे जो उसने पूरे पूरे टेबल्स चेयर साल भर में बना ली होंगी, कुछ ऐसे गुड्स होंगे, उन गुड्स का वो क्या करेगा भाई, उन गुड्स को, और वो साल के एंड में नहीं बिके तो उन गुड्स को वो कहेगा भैया ये मेरे फिनिश्ड गुड का स्टॉक है, फिनिश्ड गुड की इन्वेंट्री है, मतलब ऐसे गुड जो पूरे बन चुके हैं लेकिन अभी बेच नहीं पाया है वो, उसे हम लोग कहेंगे इन्वेंट्री फिनिश्ड गुड की। ओके बच्चों, और स्टॉक इन ट्रेड ये भी हो सकता है कुछ ऐसे गुड्स हों जिनको वो एज इट इज़ लेके बेच देता हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न ऐसी भी हो सकती है जिनको वो एज इट इज़ लेके बेच देता हो। जैसे कि बच्चों कोई फर्नीचर की शॉप है, ठीक है, अब वो प्लास्टिक चेयर्स थोड़ी ना बनाएगा, लेकिन ऐसा थोड़ी उसके यहाँ प्लास्टिक चेयर्स मिलेंगी नहीं, तो मान लीजिए वो क्या कर रहा हो, प्लास्टिक चेयर्स को एज इट इज़ ख़रीदता है, बेच देता है, तो ये जो प्लास्टिक चेयर्स जो उसके पास साल के एंड में बचेंगी वो कहलाएंगी स्टॉक इन ट्रेड की इन्वेंट्री। ठीक है बच्चों, तो इसकी इन्वेंट्री जो होती है वो स्टॉक से अलग है। क्यों, इन्वेंट्री में चार चीज़ों की स्टॉक होते हैं एक्चुअली में। एक तो होता है रॉ मटेरियल जो बचा हुआ है, उसे रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री कहेंगे। फिर कुछ ऐसे गुड्स बचे होंगे जो कि वर्क इन प्रोग्रेस कहलाएंगे, यानी कि वो पूरे रॉ मटेरियल भी नहीं रह गए अब और पूरे बने भी नहीं हैं, तो वो वर्क इन प्रोग्रेस। कुछ ऐसे गुड्स होंगे जो पूरे बन गए हैं, सेल नहीं हुए हैं, वो फिनिश्ड गुड की इन्वेंट्री। और कुछ ऐसे गुड्स होंगे जो हमने एज इट इज़ खरीद के बेच देते हैं, लेकिन अभी हमने खरीद के रख लिए हैं, बिके नहीं हैं, उसे कहते हैं इन्वेंट्री स्टॉक इन ट्रेड की। तो इसलिए बच्चों इन्वेंट्री स्टॉक से हमेशा अलग होगी। दूसरी चीज़ हमें ध्यान क्या रखनी है, इन्वेंट्री हमेशा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के पास होगी, ट्रेडिंग कंसर्न है तो उसके पास सिर्फ स्टॉक होगा। अच्छा, अब हम चलते हैं एक्सपेंसेस पे। एक्सपेंसेस क्या है, इट इज़ द कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस या सेल करने में आपके जो भी खर्चे हो रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं एक्सपेंसेस। गुड्स एंड सर्विसेज को भाई प्रोड्यूस करने में कुछ ना कुछ खर्चा तो होता है ना। जैसे कि ये कारपेंटर फर्नीचर बना रहा था, इस फर्नीचर को बनाने के लिए ये फेविकोल यूज़ कर रहा होगा, ठीक, ये वुडन सॉ यूज़ कर रहा होगा, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हो रहा होगा, तो इस सब का कुछ ना कुछ खर्चा हो रहा है ना। ये सारा खर्चा हमारा कहलाएगा एक्सपेंसेस। क्यों, क्योंकि हमने अपने गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में या सेल करने में ये सब खर्चा किया, तो ये हमारे एक्सपेंसेस हो गए बच्चों। इसके बाद आता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या है, इट इज़ द कॉस्ट इनकर्ड इन एक्वायरिंग एनी एसेट गुड या सर्विसेज। अगर कोई असेट खरीदने में कोई कॉस्ट इनकर्ड हुई है, कोई खर्चा असेट खरीदने में लग गया, उसे हम लोग कहेंगे एक्सपेंडिचर। जैसे कि कारपेंटर ने 100 मशीन खरीदी होगी, मान लीजिए इलेक्ट्रिक 100 खरीदी उसने बड़ी सी, जिससे कि इजीली जल्दी जल्दी वुड कट जाए। अब उसने जो मशीन खरीदी है ये बेचने के लिए नहीं खरीदी है, वो बेचता क्या है, चेयर टेबल, ना कि ये मशीन। बस उसने मशीन खरीदी है ताकि वो चेयर टेबल ईजिली बना सकते, वुड कट कर सके। तो इस एसेट को, इस मशीन को खरीदने में उसका जो खर्चा हुआ इसे हम लोग कहेंगे एक्सपेंडिचर। ओके बच्चों, तो एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है, एक्सपेंसेस होंगे गुड और सर्विस को बनाने में जो खर्चा हो रहा है, गुड और सर्विस को बनाने में जो खर्चा हो रहा है वो है एक्सपेंसेस। और अगर गुड सर्विस बनाने के लिए हम कोई असेट खरीद रहे हैं उसमें जो खर्चा हो रहा है वो है एक्सपेंडिचर। अच्छा बच्चों, अब रेवेन्यू क्या है भाई, इट इज़ द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम अपने गुड्स और सर्विसेज को बेचेंगे भी, भाई बना रहे हैं तो बेचेंगे। जैसे कारपेंटर है, चेयर टेबल बना रहा है, ये बेचेगा इन चेयर टेबल्स को। अब ये चेयर टेबल्स को जब बेचेगा तो जितने भी पैसे मिलेंगे इसको अपना गुड्स को बेच के, अपने सर्विसेज को बेच के, इसे ये कहेगा रेवेन्यू। ठीक। अच्छा बच्चों, इसके बाद आती है इनकम। इनकम क्या है, द सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस, यानी कि जितना खर्चा इन चेयर टेबल्स को, गुड्स और सर्विसेज को बनाने में लगा था। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक चेयर को बनाने में लगा 100 रुपीज़ इस कारपेंटर का, और इसने एक चेयर को बेच के रेवेन्यू अर्न कर लिया 150 रुपीज़, तो इसकी इनकम कितनी हो गई। कोई भी बच्चा कह देगा भाई रेवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस कर दीजिए, यानी कि 50 रुपीज़ की इनकम हो गई। ओके। ड्राइंग्स क्या है, एनी कैश और गुड विदड्रॉन बाई ओनर फॉर पर्सनल यूज़। अब मान लीजिए इस कारपेंटर ने क्या किया, ये जो अपनी शॉप पे, अपने शॉप पे, इसने शोरूम पे सब जो बना के रखे हुए थे ये सब गुड्स और सर्विसेज बेचने के लिए थे, लेकिन इसने क्या किया, एक चेयर टेबल उठा के अपने घर ले गया, अपने अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो जितना सामान ये अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले ले रहा है फर्म में से, कंपनी में से, बिज़नेस में से,
कि सामान हो, चाहे गुड्स ले ले अपने पर्सनल यूज़ के लिए, चाहे कैश ले ले पर्सनल यूज़ के लिए। ये भी तो हो सकता है फर्म के गले में से इसने पैसे निकाल लिए, भाई फर्म इसके पास पैसे की ज़रूरत इसको रही होगी, इसने सोचा चलो फर्म में से ले लेता हूँ, 1 महीने बाद दे दूँगा। तो कोई भी गुड या कैश जो फर्म में से, जो बिजनेस एंटरप्राइज में से ओनर अपने यूज़ के लिए ले ले, ठीक, उसे कहेंगे हम लोग ड्राइंग्स। फिर आता है बैड डेट्स। इट इज़ द अमाउंट दैट हैज़ बिकम इनरिकवरेबल फ्रॉम डेटर। अच्छा बच्चों, हम लोग ने अभी डेटर पढ़ा था। डेटर कौन था? जिसको हम क्रेडिट पे सेल कर देते थे, यानी वो कस्टमर हमारा जो हमसे सामान तो ले गया था पर उसने कहा था 1 महीने बाद पैसे देंगे, उसे हम डेटर कहते थे। अब मान लो 1 महीने बाद उस कस्टमर के साथ कोई हादसा हो गया, वो पैसे दे ही नहीं पाया, उसने कहा भैया हमारे पास पैसे बचे ही नहीं, हम आपके पैसे नहीं दे पाएंगे। तो जितने पैसे हमारे मर गए, डूब गए, वो हमारे कहलाएंगे बैड डेट्स। इसके बाद बच्चों, इंसॉल्वेंट, अ पर्सन और एन एंटरप्राइज विच इज़ नॉट इन पोजीशन टू पे इट्स डेट्स। ये जो पर्सन था ना हमारा डेटर, जिसने कहा था कि हम आपके पैसे नहीं दे पाएंगे, तो जितने पैसे मेरे डूब गए, मान लीजिए 1000 रुपये का हमने इसको सामान बेचा था, कितने का? 1000 का। इसने कहा 1000 हम दे नहीं पाएंगे भैया, हमारे पास है नहीं। तो 1000 रुपये मेरे जो डूब गए, उन 1000 रुपीज़ को तो मैं कहूँगा बैड डेट्स। लेकिन इस डेटर को क्या कहूँ? इस डेटर को कहेंगे इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब अब ये अपने डेट, अपने उधार, अपने कर्जे पे नहीं कर सकता, इसलिए ये इंसॉल्वेंट हो गया। तो कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज या पर्सन जो अपने डेट यानी कि कर्जे पे ना कर पाए, उसे हम लोग कहते हैं इंसॉल्वेंट। सॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट का जस्ट अपोजिट। कोई भी पर्सन या बिजनेस एंटरप्राइज जो अपने सारे कर्जे, अपने सारे डेट्स पे कर सकती है, वो कहलाएगी सॉल्वेंट। लाइव स्टॉक क्या? अगर किसी बिजनेस एंटरप्राइज ने कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स खरीद लिए, उसे कहते हैं लाइव स्टॉक। उन एनिमल्स को हम लोग लाइव स्टॉक कहेंगे। इन्वेस्टमेंट, डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड इन शेयर फॉर डिवेंचर ऑफ कंपनी फॉर अर्निंग रिटर्न। अगर हम कोई भी फर्म ने क्या किया, अपने पैसे को यूज़ करने, अपने पैसे, किसी भाई कोई बिजनेस एंटरप्राइज था, उसके पास पैसे थे, उस एंटरप्राइज ने सोचा कि यार ये पैसे रख के हम क्या करेंगे, किसी ऐसी जगह लगाते हैं जहाँ से ये और बढ़ें। तो उसने क्या किया, किसी और कंपनी के शेयर खरीद लिए या कोई सिक्योरिटी खरीद ली। तो अगर आपने बिज़नेस के पैसे से कुछ सिक्योरिटी या शेयर खरीदे हैं, तो वो चीज़ कहलाएगी इन्वेस्टमेंट। किसकी? बिज़नेस की, आपकी नहीं, बिज़नेस की इन्वेस्टमेंट। ओके। और लास्ट टर्म है हमारा ऑफिस इक्विपमेंट। एनी कमोडिटी और इक्विपमेंट परचेज फॉर ऑफिस यूज़। कोई भी अगर आपने ऑफिस यूज़ के लिए कोई कमोडिटी या इक्विपमेंट परचेज़ किया है, उसे हम लोग कहेंगे ऑफिस इक्विपमेंट। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल, आपने इलेक्ट्रिक फ़ैन परचेज़ कर लिया अपने ऑफिस में लगाने के लिए, तो वो कहलाएगी इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट। ओके बच्चों, तो बच्चों ये थे हमारे कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एंड जिन भी बच्चों को, कोई भी बच्चा अगर इन टर्म्स की PDF को डाउनलोड करना चाहता है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आज ही अपलोड हो चुकी है। आप लोग वहाँ से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। बच्चों अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टडी वेल।